ईशिका को घर छोड़ने के बाद अर्जुन जब अपना फोन चेक करता है तभी अरे बाप रे, रूही ने आज दिन भर में मुझे 40 से भी ज्यादा मैसेजेस किए हैं। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? मुझे उसे कॉल करना चाहिए। अर्जुन, हेलो अर्जुन, कहाँ हो तुम? दिन भर मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन ये महाशय इतने व्यस्त थे कि अपनी इस नए दोस्त को ही भूल गए। अरे ये सब कुछ भी नहीं है बाबा, मुझे माफ कर दो। दरअसल ऑफिस से निकलकर मुझे किसी से मिलना था, इसीलिए मैं उसी में व्यस्त हो गया था। लेकिन तुम ठीक तो हो ना रूही? हाँ अर्जुन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। फिर ठीक है, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हुआ है, इसीलिए तुमने इतने सारे मैसेजेस और कॉल किए। देखो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बेझिझक होकर बता सकती हो। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तुमने कल मेरा जन्मदिन इतना यादगार बना दिया, उसके बाद से अब तक मेरे चेहरे की मुस्कान गई ही नहीं। ओह, ऐसी बात है क्या? चलो अच्छा है। खाना वाना खाया कि नहीं तुमने? हाँ बाबा, खा लिया, लेकिन अब मन कर रहा है कि किसी अच्छे से कैफे में जाकर इस ठंड की मौसम में गर्मा गर्म कॉफी पीऊं। चलोगे? मतलब अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी कल मेरी ऑफिस की छुट्टी ही है, तो मुझे कल सुबह देर से ही उठना है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के नीचे लेने आता हूँ। ओके अर्जुन, थैंक यू सो मच। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? इसमें थैंक यू की क्या बात है? रूही की खुशी सातवें आसमान में चली जाती है। फिर वो जल्दी से अपने कपबोर्ड में से सबसे सुंदर ड्रेस निकालती है और वो सजने संवरने लगती है। पहली बार मुझे मेरे घर के नीचे कोई लड़का लेने आ रहा है। मेरी खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। हे भगवान, कहीं मैं इस खुशी के मारे सच में मर ही ना जाऊं। मेरे हाथ पांव भी थर थर कांप रहे हैं। दिल की धड़कनें कितनी तेज हो गई है कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही। ऊपर से ये जालिम ठंड, इसमें तो मेरा बदन पूरा सुन पड़ रहा है। अर्जुन, तुम्हारे प्यार ने तो मुझे एक रात में ही पागल बना दिया। रूही अर्जुन के साथ कैफे में जाती है। अर्जुन के साथ कार में बैठकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो प्यार भरे गाने लगाती है। अरे वाह रूही, तुम्हारे गानों की पसंद तो बहुत बढ़िया है। मैं भी वैसे 80 और 90 के दशक के गानों का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है? अरे रूही, कल तो तुम कितनी बातें कर रही थी, वो भी एकदम बेबाक होकर, और आज मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा तुम्हारे। क्या हुआ है? देखो, हम दोस्त बने हैं, तो इस तरह अनजानों की तरह मेरे साथ क्यों पेश आ रही हो? अरे नहीं अर्जुन, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये वाला रंग तुम पर बहुत ज्यादा जचता है। सच में? हाँ बाबा, थैंक यू सो मच अर्जुन। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कहने को तो कई सारी बातें हैं, लेकिन अब जब तुम सामने हो तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। तुम्हारा इस तरह से मेरे साथ होना, मानो मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। फिर अर्जुन और रूही कैफे में जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोगों को देखकर रूही की सांसें तेज हो जाती हैं और वो घबराहट के मारे वहां से निकलने के लिए कहती है। अर्जुन, अर्जुन चलो यहाँ से, दूर ले चलो मुझे। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्लीज चलो अर्जुन। इतना कहकर रूही उस कैफे के बाहर निकलती है। अरे रुक जाओ रूही, क्या हुआ है? तुम इस तरह से बाहर क्यों चली आई? रूही को इस हालत में देखकर अर्जुन उसे संभालने जाता है और रूही झट से उसके सीने से लग जाती है और वो उसके शर्ट को कस के पकड़ लेती है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। क्या हुआ है रूही? मुझे बताओगी भी? अरे तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? एक मिनट, अच्छा शांत हो जाओ और लंबी सांस लो, मैं हूं ना। अर्जुन के समझाने पर रूही शांत हो जाती है। रूही, तुम उन लोगों को जानती हो क्या? उन्हें देखकर तुम्हें क्या हो गया था? वो लोग मेरे कॉलेज में थे और उन लोगों ने मुझे पहले बहुत चिढ़ाया है। कुछ साल पहले मैं बहुत मोटी थी,
जिस कारण सभी मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे और कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैं क्लास में अकेली ही कोने में बैठा करती थी। घर बाहर हर जगह मैं अकेली ही रही हूँ। इन लोगों के कारण मानसिक रूप से मैं काफी बुरी तरह गुजरी हूँ। इसीलिए अब इन्हें वापस देखकर मुझे घबराहट होने लगी थी। इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना आज तक। और अब जाकर मैं थोड़ी पतली हो गई हूँ, तब मैं खुद को देखकर थोड़ा मुस्कुरा लेती हूँ, वरना अपने मोटापे को देखकर मुझे खुद से नफरत हो गई थी। ऐसे नहीं कहते रूही। देखो, खूबसूरती भीतर से झलकती है और बाहरी खूबसूरती तो एक ना एक दिन उम्र के साथ ढलनी ही है। लेकिन तुम्हारे अंदर की खूबसूरती ताउम्र वैसी की वैसी ही रहेगी। और खुद से प्यार करना सीखो, वो बहुत जरूरी है। और जब तक तुम खुद से प्यार ही नहीं करोगी तो दूसरों से कैसे प्यार कर पाओगी। और रही बात दोस्तों की, तो मैं हूं ना तुम्हारा पक्का दोस्त। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ अर्जुन, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो अब अपना मूड ठीक करो और मुस्कुराओ। अब हम किसी और कैफे में जाएंगे। ठीक है अर्जुन, चलो। फिर अर्जुन और रूही दूसरे कैफे में जाते हैं, जहां पर रूही अर्जुन के साथ काफी अच्छे अच्छे फोटोज भी खींचती है। और बाद में अर्जुन उसे घर तक छोड़ने चला आता है। फिर एक दिन जब शालिनी रूही के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है, तब उसके कमरे को देखकर वह एकदम हैरान रह जाती है। ये सब क्या है रूही? अपने कमरे की दीवार पर तुमने ये किस लड़की की तस्वीर लगाई है? और ये वही लड़का है ना जो तुम्हें कल रात को लेने आया था? इसके साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? क्यों, आपको उससे क्या मतलब है? माँ हूं मैं तुम्हारी और तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। अरे माऊ वाले कोई काम नहीं करती आप, और खुद को बस नाम के लिए माँ कहती रहती हो। अपनी जबान संभाल के बात करो रूही, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आपने एकदम सही कहा मम्मा। अरे आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। हद में रहो रूही, और जल्दी बताओ कौन है ये लड़का? अरे 1000 बार समझाया है मैंने। हर साल बस तुम यही करती रहती हो, किसी ना किसी लड़के के प्यार में पागल होकर अपनी सेहत और अपना वक्त बर्बाद करती रहती हो, जबकि कोई तुम्हें बदले में वापस प्यार भी नहीं करता। वही तो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आपने भी कभी मुझसे प्यार नहीं किया मम्मा। और अब वही प्यार जब मुझे कोई दे रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पागलों जैसी बातें मत कर। अरे भला मेरे पेट में दर्द क्यों होगा? वो सब मुझे नहीं पता। माना कि मेरी जिंदगी में जिस भी आदमी से मैंने प्यार किया है, उसने बदले में मुझे कभी प्यार नहीं दिया। कोई मेरा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अर्जुन, अर्जुन जरूर होगा मम्मा। उससे मेरा होना ही होगा। आप बस देखती रहना। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कि ये प्रेम कहानी कितनी लंबी चलती है। देखो रूही, मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहूंगी। शुक्रिया मम्मा, लेकिन अब आप जाइए यहाँ से। आपको आज काम के लिए देर नहीं हो रही क्या? कहाँ गए आपके क्लाइंट्स? सो गए क्या सबके सब? ज्यादा जबान मत लड़ा मुझसे, नालायक कहीं की। फिर शालिनी वहां से चली जाती है। अर्जुन की तस्वीरें कितनी प्यारी लग रही है। मन तो करता है कि बस इसे ही देखती रहूं। एक काम करती हूँ, अर्जुन की तस्वीरों पर काला टीका लगा देती हूँ, ताकि इसे मेरी और किसी की भी नजर ना लगे। धीरे धीरे रूही का प्यार पागलपन में बदलने लगता है। हर बार रूही ही अर्जुन को मिलने बुलाया करती है, और अर्जुन खुद से इस रिश्ते में इतना योगदान नहीं देता जितना कि रूही देती है। फिर एक दिन जब रूही अपने कार में सवार होकर एक रास्ते से गुजर रही होती है, तभी वो अर्जुन को किसी लड़की के साथ जाते हुए देख लेती है। अरे ये तो अर्जुन है, लेकिन ये तो किसी लड़की के साथ है। आखिर कौन है ये लड़की? कहीं ये अर्जुन की गर्लफ्रेंड तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अर्जुन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट की होती, या फिर उसने मुझे तो पक्का बताया होता। फिर कौन हो सकती है ये लड़की? तभी रूही अर्जुन को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता।
इसलिए रूही वहां से चली जाती है। दरअसल अर्जुन अपनी बहन प्रज्ञा के साथ खरीदारी करने आया होता है। फिर बाद में जब रूही अर्जुन को इस बारे में पूछती है, तभी, अच्छा, तो तुमने मुझे मेरी बहन के साथ देखा होगा। अरे तो फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? दूर से ही क्यों चली गई तुम? क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी अर्जुन। खैर, कल मैंने फिल्म की टिकट्स बुक कर दी है। कल शाम को हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें अपने सारे काम निपटाने होंगे और मेरे साथ मूवी देखना ही पड़ेगा। अरे ठीक है रूही, डन। हम दोनों कल पक्का चलेंगे। ठीक है अर्जुन, गुड नाइट। गुड नाइट रूही। हमेशा से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ थिएटर में जाकर मूवी देखूं, और कल अर्जुन और मैं दोनों साथ में मूवी देखेंगे। कितना मजा आएगा। सच में मुझे तो अभी से ही पेट में गुदगुदी हो रही है। लेकिन अगले दिन अचानक से इशिका की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण अर्जुन रूही को मैसेज करता है कि वो उससे नहीं मिल पाएगा। और ये मैसेज पढ़कर रूही बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सभी एक जैसे ही होते हैं। मेरी ही गलतफहमी थी जो मैं उससे प्यार कर बैठी। फिर रूही गुस्से में आकर ढेर सारी लाल मिर्च खाती है और वो अपने कमरे की बालकनी में जाकर बैठ जाती है। रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक वो वही रहती है। और फिर 9 बजे के बाद जब वो नीचे आती है तब शालिनी नाश्ता कर रही होती है। गुड मॉर्निंग रूही, तुम अब तक नहाई नहीं क्या? वो सब छोड़िए मम्मा, कल रात के 8 बजे से लेकर मैं घर में नहीं हूँ। लेकिन आपको मेरी कोई चिंता ही नहीं है। अरे आपने तो मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, या फिर मुझे कोई कॉल भी नहीं किया। अरे चुप हो जा। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ कि तू एक नंबर की अटेंशन सीकर है। तू ये सब इसीलिए करती है ताकि लोग तुम्हें देख सके, तुम्हारे लिए चिंतित हो सके। और मुझे पहले से पता है कि तुम गायब होने के बाद खुद ब खुद लौट आओगी। रूही को शालिनी की इस बात का बहुत गुस्सा आता है और वो एक शोपीस तोड़कर वहां से चली जाती है। ये सब क्या बर्ताव है रूही? बेवकूफ कहीं की। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। गुस्से में रूही अपने कमरे में आती है और तभी उसे अर्जुन का एक वॉइस मैसेज आता है। कल शाम का प्लान कैंसिल करने के लिए आई एम रियली सॉरी रूही, लेकिन आज हम पक्का जाएंगे मूवी देखने। तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा तुम्हें। पागल कहीं का। एक काम करती हूँ, अर्जुन के इस वॉइस मैसेज को मैं सेव कर लेती हूँ। फिर बाद में मैं इसे कई बार सुनूंगी और इसकी आवाज सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुझे तो तुमसे बेइंतहा प्यार हो चुका है अर्जुन, लेकिन क्या तुम भी मेरे लिए वही सब महसूस करते हो जो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ? मुझे तो अब ये लगता है कि अर्जुन के मन में भी मेरे लिए वही वाली भावना है, वरना आजकल के इस जमाने में एक दोस्त किसी दोस्त के लिए इतना थोड़ी ना करता है। रूही और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन जब इशिका अर्जुन के घर आती है, अर्जुन के परिवार में उसकी माँ जानकी, बहन प्रज्ञा और पिता महेंद्र रहते हैं। ये ले इशिका बेटा, ये मैंने तेरे लिए कपड़े लाए हैं। वाह आंटी, कितने सुंदर कपड़े हैं ये। कमाल करती हो माँ, बस अपनी होने वाली बहू पर ही प्यार लुटाओ। मैं तो आपकी कुछ लगती ही नहीं हूं ना। अरे मेरी बिटिया रानी, तेरे लिए भी लाई हो। ज्यादा गुस्सा मत कर, जल कुकड़ी कही की। अगर लाई हो तो ठीक है। अरे आंटी, अर्जुन कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो अपने कमरे में ही है बेटा, फोन पर लगा होगा। जा, तू ही उसे बाहर बुला कर ला, क्योंकि वो लड़का हमारी तो सुनने से रहा। ठीक है आंटी, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। फिर इशिका अर्जुन के कमरे में जाती है, जहां पर वो बाथरूम में नहा रहा होता है और उसका फोन बेड पर ही पड़ा होता है। फिर इशिका उसके फोन को खोलकर ऐसे ही देखने लगती है और देखते देखते उसकी नजर अर्जुन और रूही के मैसेजेस पर जाती है और उन दोनों की बातचीत पढ़कर इशिका एकदम हैरान रह जाती है।
ये सब क्या है? ये लड़की अर्जुन से ऐसे बात कर रही है जैसे कि ये इसकी गर्लफ्रेंड ही है। कहीं अर्जुन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा ना? आखिर कौन है ये रूही? इसने तो मुझे इसके बारे में कभी बताया भी नहीं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रितु के माता पिता को देखकर उसकी सारी सहेलियां डर के मारे दुम दबाकर भाग जाती है और फिर मुकुंद रितु को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और उसे खूब सुनाता है। ये सब क्या नाटक चल रहा था यहाँ पर? शराब पीते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? अरे वो तो अच्छा हुआ कि जिस काम के लिए हम दोनों गांव जा रहे थे वो काम रद्द हो गया, वरना इस मूर्ख लड़की की ये घिनौनी नौटंकी के बारे में हमें कभी पता नहीं चलता। माफ कीजिए माँ पापा, वो मैं ना। तू तो अब चुप ही बैठ। पता नहीं इतनी नालायक कैसे बन गई तू। आज से इसका बाहर जाना बंद। फोन भी ले लो इसका। इसकी सारी फालतू की सहेलियों ने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। क्या? नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत करो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी सहेली से कोई बात नहीं करूंगी और अगर बाहर भी जाऊंगी तो केवल काम के सिलसिले में। अब मैं आपको एकदम सुधर के दिखाऊंगी। प्लीज माँ, पापा को समझाइए ना। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे एक बार तो मैं दूसरों की बेटी पर भी भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन तुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तूने आज तक जो भी बोला है उसका तूने उल्टा ही किया है। और अब से तो घर पर ही पड़ी रहेगी और घर का काम करेगी। और नंदिता, कल ही पंडित जी से मिलने जाएंगे हम और उनसे कहेंगे कि रितु के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि अब बहुत हो गया है। इसकी शादी कराकर इसे ससुराल ही भेज देंगे हम। वही जाकर ये ठीक से सुधर जाएगी। क्या? मेरी तन्वी से सारा काम नौकरानी की तरह करवा रही थी ना, फिर भी उस बेचारी ने उफ तक नहीं किया। तू तो रुक जा, तुझे तो अब मैं अच्छे से सबक सिखाती हूँ और अब से इस पर 24 घंटे नजर रखना। रितु बहुत हैरान रह जाती है। फिर अगले दिन नंदिता और मुकुंद दोनों पंडित जी से मिलने जाते हैं और तभी पंडित जी लगे हाथ मुकुंद की दोनों बेटियों की कुंडली देखते हैं। पंडित जी, हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढिए। हमें उसकी शादी करानी है, वो भी जल्द से जल्द। अरे बाप रे, क्या हुआ पंडित जी? आप कुंडली पढ़ते समय चौंक क्यों गए? हाँ पंडित जी, क्या बात है? देखिए, अपनी बड़ी बेटी के साथ साथ तुम्हें छोटी बेटी की भी शादी करानी होगी, वो भी आने वाले 3 महीनों के अंदर। क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हारी छोटी बेटी तन्वी का शादी का अभी योग है, लेकिन वो केवल आने वाले 3 महीनों तक ही सीमित है और उसके बाद 5 सालों तक तुम दोनों उसकी शादी नहीं करा पाओगी, क्योंकि आने वाले 5 सालों में उसकी शादी के लिए अनुकूल समय भी नहीं है। और यदि आपने इन 5 सालों में उसकी शादी करा भी दी तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान! ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? यही सत्य है। ठीक है पंडित जी, अगर ऐसा ही है तो हम हमारी तन्वी की शादी भी करा देंगे। आप दोनों के लिए भी अच्छे घराने के रिश्ते देखिए। ठीक है बहन जी। फिर पंडित जी दोनों के लिए अच्छे घर के रिश्ते ढूंढते हैं और रितु की शादी अंकुर से और तन्वी की शादी पीयूष से होती है। फिर एक सुबह, हे भगवान, सुबह के 9 बज रहे हैं। पता नहीं मैं आज इतनी देर से कैसे उठ गई। आज तो पीयूष की छुट्टी है, लेकिन मेरी नहीं। मुझे तो सारे काम करने ही होंगे ना। तन्वी बहुत घबरा जाती है और वो बाहर हॉल में आकर अपनी सास विभा से माफी मांगती है। अरे बहू, तू माफी क्यों मांग रही है? क्योंकि मुझे उठने में देर हो गई माँ जी, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। लेकिन कल से मैं सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम वक्त पर कर दूंगी। क्या हुआ माँ जी, आप हंस क्यों रही हो?
अरे मेरी बावली बहू, इतनी सी बात के लिए तू इतना घबरा गई और हाथ जोड़कर माफी भी मांग रही है। तू देर से उठ गई, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। हम सब इंसान हैं और हमें भी थकावट होती है। देख बहू, मैं बाकी सासों की तरह बिल्कुल नहीं हूं और तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, इसीलिए इतना घबरा मत। इस घर में खुशी से रहे। सच में माँ जी, धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हो। जब मैं तुझे पहली बार मिली थी ना तेरे घर पर, तभी मैं समझ गई थी कि तू कितनी प्यारी और समझदार है। और उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं तुझे अपनी घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखूंगी। चल, अब जाकर नहा ले और फिर अपने काम पे लग जा और ज्यादा चिंता मत कर, ठीक है ना? जी माँ जी, आती हूँ मैं। वही दूसरी तरफ रितु के ससुराल में। ये ले बहू, ये घर की चाबियां हैं। अब मैं और तेरे पापा जी तो ज्यादातर गांव में ही रहते हैं, इसीलिए अब इस घर की बहू होने के नाते ये चाबियों का जिम्मा तेरा हुआ। शुक्रिया माँ जी। एक मिनट, इस घर की बेटी अब भी है यहाँ पर। रितु, लाओ, ये चाबियों का गुच्छा मुझे दे दो। इसकी सही जगह तुम्हारे पास नहीं बल्कि मेरे पास है। लेकिन दीदी, माँ जी तो। अरे करीना बेटा, अब ये इस घर की बहू है तो इसी के पास रहने देना। तो क्यों इस जिम्मेदारी को निभाकर अपना सरदर्द बढ़ा रही है? अरे माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी और इससे मुझे कोई सरदर्द भी नहीं होगा। लाओ रितु। फिर रितु वो चाबियों का गुच्छा अपनी ननद करीना को दे देती है और शादी के एक हफ्ते बाद ही रितु के सास ससुर अनामिका और यशवंत फिर से गांव चले जाते हैं। अरे रितु, मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मुझे पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी घर पर बना हुआ। जाओ ना, प्लीज बना दो मेरे लिए। ओह, लेकिन दीदी, अभी अभी तो मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया है, फिर अभी ये पिज्जा। हाँ तो उसमें क्या हुआ, चलो अब जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा सा पिज्जा बनाना, और हाँ, एक पिज्जा कम तीखा बनाना, क्योंकि सौम्या जब स्कूल से आएगी तब वो भी खा लेगी। ठीक है दीदी, बना दूंगी मैं। इतना सारा खाना बनाने के बाद भी रितु को फिर से रसोई में जाकर पिज्जा बनाना पड़ता है। ये मेरी ननद भी ना एक नंबर की नालायक है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। करीना रितु के पति पीयूष की सगी बड़ी बहन होती है, जिसका पति विदेश में काम करता है, इसीलिए वो अपने मायके में ही अपनी बेटी सौम्या के साथ रहती है। वाह रितु, क्या पिज्जा बनाया है तुमने, है ना सौम्या? हाँ मम्मा, मामी अब तो कमाल की शेफ हो। मुझे ये पिज्जा बहुत पसंद आया। थैंक यू डियर। और मुझे तो ये पिज्जा और बर्गर वगैरह ही बनाना आता है, लेकिन सब्जी, दाल और रोटी वो मैं उतना अच्छे से नहीं बना पाती। कोई बात नहीं रितु, अब यहाँ ससुराल में सारे काम रोजाना करके तुम सब कुछ एकदम अच्छे से सीख जाओगी, देखना तुम। हाँ दीदी। जहाँ एक तरफ रितु को इतनी सख्त किस्म की ननद मिलती है, वही दूसरी तरफ तन्वी के ससुराल में सभी उसको खूब प्यार देते हैं। और उसकी ननद डिम्पल एक दिन उसके पास जीन्स और टॉप लेकर आती है। ये लो भाभी, क्या हर वक्त ये साड़ी में ही रहते हो आप? आज हम दोनों बाहर जाएंगे और तब आप ये जीन्स और टॉप जरूर पहनना। क्या जीन्स और टॉप? नहीं डिम्पल, मैं ये जीन्स और टॉप नहीं पहन सकती, क्योंकि मैं इस घर की बहू बन चुकी हूँ और बहुओं को ये सब पहनना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ओफो, क्या तो भी तन्वी बहू, तुझे जो पहनना है वो तो पहन सकती है, यहाँ कोई रोक टोक बिल्कुल नहीं है। और हाँ, लड़की चाहे जीन्स टॉप पहने या साड़ी, उसका चरित्र तब भी अच्छा दिखेगा जब वो अपने स्वभाव और विचारों से अच्छी होगी। पहनावे से किसी को भी परखा नहीं जाता बेटा। लेकिन माँ जी,
मैंने तो आज तक ये जीन्स और टॉप कभी पहना भी नहीं है। मेरी दीदी ही पहनती है ये सब। अरे बहू, अगर तूने आज तक ये नहीं पहना है तो अब पहन लेना। और जब तक तू इन्हें पहनकर नहीं देखेगी तब तक तुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज तुझ पर ज्यादा अच्छी लग रही है। और मुझे तो पूरा यकीन है भाभी कि आप जीन्स और टॉप में एकदम सुंदर लगोगी। अब जाइए, इसे पहनकर आइए। ठीक है डिम्पल, अगर आप दोनों इतना कह रही हो तो मैं इसे पहन लेती हूँ। फिर तन्वी पहली बार जीन्स और टॉप पहनती है और वो उसमें बहुत खूबसूरत लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब रितु अपने ससुराल में मॉडर्न कपड़े पहनती है तभी, अरे रितु, ये तुमने क्या पहना है? अभी के अभी अपने कमरे में जाओ और इन कपड़ों को बदलकर साड़ी पहनो। ये तुम्हारा मायका नहीं है बल्कि ससुराल है और यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साड़ी में ही रहना होगा, समझी कि नहीं? लेकिन दीदी, आप भी तो मॉडर्न कपड़े पहनती हो ना। और अगर मैंने भी ये कपड़े पहन लिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ाओ। मैं तुम्हारी बड़ी ननंद हूँ और ननंद भी सास समान होती है, इसलिए जितना कहा है उतना करो। ये मेरा मायका है और यहाँ पर मैं जो पहनना चाहती हूँ वो पहन सकती हूँ। तुम्हें उससे कोई मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब रितु को ना चाहकर भी साड़ी पहननी पड़ती है और वो अपनी ननंद से अब धीरे धीरे काफी परेशान होने लगती है। फिर रात में जब अंकुर काम से लौटकर घर आता है तब रितु उसे सब बता देती है। अब मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ रितु? दीदी मुझसे उम्र और रिश्ते में दोनों में बड़ी है और उनके आदेश का पालन करना तो हमारा फर्ज है ना। अरे ये तुम क्या कह रहे हो अंकुर? हाँ रितु, चलो अब जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। इतना कहकर अंकुर फ्रेश होने चला जाता है। ये अंकुर भी ना अपनी ही दीदी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। मुझे तो यहाँ पर बहुत अकेला महसूस हो रहा है और मुझे तो ये लगता था कि एटलीस्ट अंकुर तो मेरी तरफ रहेगा, लेकिन ये पागल भी अपनी बहन से डरता है। फिर अगले दिन जब रितु अपना फोन देख रही होती है तभी वो सोशल मीडिया पर तन्वी का अकाउंट देखती है जिस पर उसने फोटो पोस्ट की होती है। और उस फोटो को देखकर रितु एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये तो तन्वी का सोशल मीडिया आईडी है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर कब आए? और इसका तो पूरा मेकओवर ही हो चुका है और इसने तो फोटो में जीन्स और टॉप पहना है और अपनी ननन के साथ कितना मस्त पोज किया है इसने। इसकी किस्मत तो एकदम चमक उठी है। इस सीधी सादी तन्वी को तो कितना दिलदार ससुराल मिला है, लेकिन मुझ जैसी बेबाक और मॉडर्न लड़की को कितना खड़ूस और बेकार ससुराल मिला है। तन्वी की ये बदली हुई जिंदगी देखकर रितु को अपने लिए बहुत दुख होता है। फिर एक दिन, ये देखो भाभी, मैंने आपके लिए क्या लाया है। अरे ये तो कोई गिफ्ट लग रहा है। क्या है इस बॉक्स में? जब आप खोलोगे तो आपको पता चल ही जाएगा भाभी। हाँ तन्वी, जल्दी से खोलो इसे। ठीक है पीयूष। फिर जब तन्वी उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है तभी उसमें हीरे के झुमके होते हैं और वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो हीरे के झुमके हैं। हाँ भाभी, ये झुमके मैंने आपके लिए लाए हैं। क्या बात है डिम्पल, इसका डिजाइन तो काफी सुंदर है। हाँ डिम्पल, और ये डिजाइन तन्वी पर बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन उसे देखकर तन्वी की आंखें नम हो जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल, लेकिन इतने महंगे झुमके लाने की क्या जरूरत थी? ओफो भाभी, अब मैं आपके लिए ये सब नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? आपको तो मैंने शादी का कोई तोहफा नहीं दिया था ना, तो आप इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझकर रख लीजिए। ये तो बहुत ही सुंदर है डिम्पल। मेरी दीदी ने भी आज तक मुझे इतना प्यार कभी नहीं दिया जितना तुमने मुझे पिछले कुछ ही दिनों में दिया है। और तुम मेरी ननद नहीं बल्कि बहन से बढ़कर हो डिम्पल। अरे क्या भाभी, आप भी, हम दोनों बहनें ही तो हैं। फिर तन्वी डिम्पल को गले लगाती है। फिर ऐसे ही एक रोज
जब अंकुर और रितु दोनों रात में लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे होते हैं, तभी करीना उन्हें रोक लेती है। अरे रुक जाओ अंकुर, सौम्या को भी अपने साथ लेकर जाओ। ये भी घर पर बैठकर बोर हो चुकी है, उतना ही बाहर तुम दोनों के साथ घूम आएगी। पर दीदी। अरे क्या परवर, चुपचाप लेकर जाओ मेरी बेटी को। हर बात में बस तुम्हें परवर ही करना होता है, बेवकूफ कहीं की। अरे दीदी, आप चिंता मत कीजिए। चलो सौम्या, हम लोग घूमी घूमी करके आते हैं। ये मामा, मुझे ना बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम खानी है, आप दिलाओगे ना मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी सौम्या को जो भी चाहिए ना वो सब मामा दिलाएंगे। चलो। अब अंकुर और रितु को ना चाहकर भी सौम्या को अपने साथ लेकर जाना ही पड़ता है, जिस कारण रितु को करीना पर बहुत गुस्सा आता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आध्या गुस्सा होकर घर की घंटी बजाती है और प्रेरणा के दरवाजा खोलने पर वो गुस्से में अंदर चली जाती है। आध्या, तुम यहाँ पर? क्यों? चौंक गए? फूट गया है तुम्हारा भांडा? आप डर क्यों रहे हो? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं भला क्यों डरूंगा? अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा इस काली लड़की के साथ? इसीलिए मुझे कुछ बिना बताए ही चले आए यहाँ पर, है ना? मुझे पहले से पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर है, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। अरे आध्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा और प्रेरणा का कोई चक्कर नहीं चल रहा। हम दोनों पहले कलीग थे और अब बस अच्छे दोस्त थे। हाँ अध्या, जतिन को मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और आज मैंने एक नई डिश बनाई थी, इसीलिए मैंने इसे खाने पर बुला लिया। हाँ अध्या, प्रेरणा तो तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए आज मैं इसके पास आया हूँ और ये रोज ऑफिस में मेरे लिए टिफिन भी लाती है। अच्छा जी, तो इस काली लड़की ने तुम्हें अच्छा खाना खिला खिलाकर अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। देखो आध्या, पहली बात तो इसका नाम प्रेरणा है, तो इसे बार बार काली बोलना बंद करो। और दूसरी बात ये है कि ये एक बहुत ही भली लड़की है और उसकी सोच तुम्हारी तरह गंदी बिल्कुल नहीं है। वो तो दिख ही रहा है। ए लड़की, मैं तुझे बता दे रही हूँ, मेरे पति से दूर रह, और अगर तूने इसे अपने झांसे में फंसाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और तुम जतिन, अब चल रहे हो या नहीं मेरे साथ, या फिर पूरी रात यही बिताने का इरादा है? फिर जतिन आध्या के साथ अपने घर चला जाता है और अगली सुबह जतिन, अब आध्या का गुस्सा थोड़ा कम हो गया होगा ना? माफ करना मुझे, मेरे कारण तुम दोनों के बीच बहस हो गई। अरे नहीं प्रेरणा, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उल्टा माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि आध्या ने तुमसे बदतमीजी से बात की। अरे कोई बात नहीं जतिन, कुछ लोगों की सोच ही बुरी होती है। जीवन में हमें सिर्फ सकारात्मक बातों पर ही ध्यान देना चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर ध्यान देकर जीवन को और मुश्किल बनाना चाहिए। मैं तो यही करती हूँ। अरे वाह प्रेरणा, तुम्हारी सोच तो काफी अच्छी है। फिर एक रोज जब घर पर सिर्फ आध्या होती है, तभी कोई दूर का रिश्तेदार घर आता है और उनके लिए आध्या चाय और पराठे बनाती है। अरे बहू, इन सब की क्या जरूरत थी? चाय ही काफी थी। अरे नहीं काका जी, ऐसे कैसे बस चाय पीते आप? पराठे भी तो खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। उतने में दरवाजे पर मालिनी आती है और वो ये देखकर काफी चिंतित हो जाती है। अरे बाप रे, ये लड़की अरुण भाई को खाना दे रही है। अगर इन्होंने इसके हाथ का खाना खा लिया
तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मालिनी इतना सोच ही रही होती है कि वो मेहमान पराठे खा ही लेते हैं। हे भगवान, इतना बुरा खाना तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया बहू। हमारे खानदान में कोई औरत इतना बुरा खाना नहीं बनाती। अरे तू तो मालिनी की बहू है, फिर भी ऐसा खाना बनाती है। माफ करना अरुण भाई, वो इसे बाकी का थोड़ा बहुत खाना बनाने आता है, पर ये पराठे अच्छे से नहीं बना पाती। अच्छा हुआ मालिनी जो तुम आ गई यहाँ पर। अरे ये क्या संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बहू को। एक बहू को हर तरह का खाना बनाना आना ही चाहिए। और तुम पराठों की क्या बात कर रही हो? चाय भी इतनी खास नहीं बनी है। अरे ओ काका, खाना है तो चुपचाप खाओ वरना चलते बनो। ज्यादा चिक मत करो। स्वाद में कुछ 19-20 हुआ होगा, लेकिन मैंने आपके लिए कितनी मेहनत लेकर बनाया है। कम से कम उसकी तो इज्जत कीजिए। आद्या बहू, तमीज से पेश आ। देखा ना मालिनी, कितनी बदतमीज और बददिमाग है तेरी बहू। अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा, बेशर्म कहीं की। फिर वो मेहमान वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। अरे नालायक लड़की, ये तूने क्या कर दिया? अब वो जाकर पूरे खानदान में हमारी नाम की बदनामी करेगा। हमारी नाक कटवाने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे तो क्या गलत कहा मैंने? मैंने बस ये कहा कि भले ही मैं खाना बेस्वाद बनाती हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो खाना खाने लायक ही ना हो। और ये बात तो उसे भी समझनी चाहिए थी। बेवकूफ कहीं का। अपनी बदतमीजी बंद कर बहू, वरना मैं तेरे मुंह पर मोमबत्ती के चटके दूंगी। दिन ब दिन पागल होती जा रही है तू, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक ना एक दिन मैं तुझे पागल खाने ही छोड़कर आऊंगी। मालिनी की बातें सुनकर आध्या चुप हो जाती है। ऐसे ही एक रोज जब जतिन का जन्मदिन होता है, तभी 12 बजे से पहले आध्या उसके लिए केक बनाने लगती है। चलो, केक तो अब तैयार हो गया है और मैं बाकी का खाना भले ही इतना अच्छा नहीं बनाती, लेकिन केक तो मैंने बहुत ही अच्छा बनाया है और ये केक खाकर जतिन बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन जब जतिन वो केक खाता है, तभी वो उसे इतना पसंद नहीं आता। अरे बाप रे यार आध्या, इतना मीठा केक बनाया है तुमने। इसे खाकर तो मेरा सिर दर्द करने लगा है। तुम भी इसे खाकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ, थोड़ा मीठापन ज्यादा है, लेकिन केक इतना भी खराब नहीं बना है। मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है जतिन। अरे हाँ बाबा, वो सब मैं जानता हूँ कि तुमने इसे प्यार से बनाया है और उसके लिए पूरे दिल से शुक्रिया। लेकिन यार, इस केक को अगर मैंने और खा लिया तो सच में आज मुझे जन्मदिन के दिन ही हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होना पड़ेगा। इसे खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पूरी दुनिया भर की चीनी मिलाई है तुमने। जाओ, तुम्हें तो बस कमियां निकालनी आती है। मेरी मेहनत और मेरा प्यार तुम्हें तो कभी नजर ही नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं है। आध्या वहां से रूठकर चली जाती है। वही अगली सुबह ऑफिस में प्रेरणा भी जतिन के लिए अपने हाथों से केक बना कर लाती है। जन्मदिन मुबारक हो जतिन। शुक्रिया प्रेरणा, और ये केक तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। तुम तो सच में कमाल की शेफ हो यार। शुक्रिया जतिन, मैं तो तुम्हारे लिए रसमलाई का केक बनाने वाली थी। फिर मुझे याद आया कि तुमने मुझे एक दिन कहा था कि तुम्हें कैरेट केक बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खास तुम्हारे लिए कैरेट केक बनाना सीखा और आज इसे बना भी दिया। क्या बात है प्रेरणा, पहली बार में ही तुमने कितना बढ़िया केक बनाया है। फिर जतिन उस केक को आधे से ज्यादा खा लेता है और बाकी का बचा हुआ केक बॉक्स में रखकर वो शाम में अपने घर लेकर जाता है। और उस केक को देखकर आध्या गुस्सा हो जाती है। वाह, मेरे बनाए हुए केक में तो कितनी कमियां निकाल रहे थे, और उस काली लड़की ने बनाए हुए केक को तुमने आधे से ज्यादा खत्म किया है। हाँ किया है, क्योंकि उसने तुमसे भी अच्छा केक बनाया था।
माना कि तुमने भी मेरे लिए बहुत मेहनत ली, लेकिन केक में कुछ तो स्वाद होना चाहिए था ना। हाँ हाँ, तुम्हें तो बस उस काली करोटे के हाथ का ही सब कुछ पसंद आता है, इसीलिए हर वक्त मेरी बुराई और उसकी अच्छाई ही करते रहते हो। जो सच है मैं वही बोलता हूँ, और मैं यहाँ पर किसी की बुराई या अच्छाई नहीं कर रहा। एक वो इंसान होता है जो अपनी गलतियों से सबक सीखकर उन्हें ठीक करता है, और एक वो इंसान होता है जो अपनी गलतियां जानकर भी उन्हें बार बार दोहराता रहता है, और वो तुम हो आद्या। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। अरे तुझे हमने कितनी मोहलतें दी, लेकिन तूने कुछ नहीं किया, बस हमें कुछ भी खिलाती रहती है। अरे सिर्फ तुझे ही लगता है कि वो खाना ठीक ठाक है, पर वो असल में वैसा बना ही नहीं होता। ठीक है, आप दोनों माँ बेटे को जो बोलना है बोलते रहो, लेकिन मैं तो जो बनाती हूँ वही बनाऊंगी। खाना है तो खाओ, वरना भूखे रहो। मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकती। अब दिन ब दिन आध्या और जतिन के बीच में बहस बढ़ती ही जाती है, और इन सब में जतिन प्रेरणा के साथ खुश रहने लगता है, और वो ऑफिस के बाद भी ज्यादातर समय उसके साथ ही बिताता है। कहाँ पर हो तुम जतिन? मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ। जरूर उस प्रेरणा के साथ ही होगे तुम। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शादी होने के बाद भी किसी और लड़की के साथ घूमते हो। अरे जरा तो ऊपर वाले से डरो। देखो आद्या, मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ और उसमें कुछ गलत नहीं है, और बार बार मुझे फोन करना बंद करो। मुझे जब आना है मैं तभी आऊंगा। इतना कहकर जतिन फोन कॉल कट कर देता है। जब देखो तब उस प्रेरणा के साथ ही चिपका रहता है। कहते हैं आदमी के दिल का रास्ता पेट से उकड़ जाता है। कहीं उस कल्लो के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाते खाते वो जतिन को अपने प्यार में ना फंसा ले। नहीं नहीं, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। जतिन को तो बस उसके हाथ का खाना पसंद है, और उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। वो ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा। फिर एक दिन, अरे मालिनी बहन, वो आध्या का फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए आपको फोन लगा दिया। कैसी हो आप? सब कुशल मंगल तो है ना? कहा सुमन बहन, आपकी बेटी के होते हुए सब कुछ कुशल मंगल कैसे हो सकता है? अरे क्या हुआ बहन जी? उसने अभी तक खाना बनाना सीखा नहीं क्या? सीखने के लिए मेहनत करेगी तब सीखेगी ना वो। और इन सब में आप भी उतनी ही दोषी हो, क्योंकि आपने उसका साथ दिया है। अगर आप उसे पहले ही सच बोलने के लिए कहती, तो आज वो हमारे घर की बहू कभी नहीं होती। अब हम लोग उसे अपनी घर की बहू बनाकर फंस चुके हैं। माफ कीजिए मालिनी बहन, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने आध्या को आज तक कुछ समझाया नहीं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो तो मेरी बात सुनती ही नहीं, बस अपनी ही मनमानी करती है। लेकिन इन सब में बर्बादी तो हमारी हो गई ना। अब तो हम उसे यहाँ से निकाल भी नहीं सकते, वरना हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। मालिनी को इस तरह से सुमन को सुनाते हुए देखकर आद्या को बहुत गुस्सा आता है। फिर रात में वो मालिनी और जतिन के लिए खाना ही नहीं बनाती। अरे ओ मैडम, जो बनाया है दे दे जल्दी। रोज की तरह खाने में नमक डालकर ही खाऊंगी, तब जाकर थोड़ा बहुत स्वाद आएगा। कैसा स्वाद माँ? यहाँ तो मुझे खाने का मन भी नहीं करता। चलो अच्छा है, क्योंकि आज से मैं आप लोगों को खाना बनाकर नहीं दूंगी। बस बहुत हो गया। मुझ तक तो ठीक था, लेकिन आपने मेरी माँ को क्यों सुनाया माँ जी? अगर आप दोनों को मेरे खाने से इतनी ही तकलीफ है तो खुद बनाकर खाइए ना। मैं अपना खाना अलग से बनवाया करूंगी। क्या? अरे माँ से इस उम्र में काम करवाओगी क्या तुम? अब जरा तो लाज शर्म है कि नहीं तुम में? हाँ हाँ, नहीं है, मुझ में कोई लाज शर्म नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये सब तुम इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें पता है कि हम चाहकर भी तुम्हें इस घर के बाहर नहीं निकालेंगे।
लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ, अपने ये नखरे कम कर दो आद्या, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लेकिन आद्या पर जतिन की इन बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मालिनी ही खाना बनाती है। एक रात अचानक से प्रेरणा के घर पर चोरी होती है और चोर सब कुछ लेकर चला जाता है। इस हादसे के कारण वो काफी डर जाती है और फौरन जतिन को वहां पर बुलाती है। प्रेरणा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जतिन, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अब अकेले रहने में बहुत डर लग रहा है। कल को वो चोर अगर फिर से आ गया तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वरना मैं उनके पास चली जाती। नहीं प्रेरणा, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर। लेकिन जतिन, मैं तुम्हारे घर पर कैसे आ सकती हूँ? तुम्हारी बीवी और माँ क्या बोलेगी? आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? मुझे अब इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें एक पत्नी और बहू होने के सारे गुण हैं और मैं तुम्हें दोस्त नहीं बल्कि अपनी बीवी बनाकर ले जाना चाहता हूँ। हाँ प्रेरणा, ये बात मैंने अपने दिल में छुपा कर रखी, लेकिन आज तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या? माफ करना, लेकिन अब मैं अपने जज्बातों को और छुपा नहीं सकता। मुझे आद्या से नहीं बल्कि तुमसे प्यार है प्रेरणा। जतिन, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो एकदम सुरक्षित महसूस करती हूँ। लेकिन ये समाज हमारी शादी को अपना पाएगा क्या? और तुम्हारी माँ क्या एक काली बहू को अपना पाएगी? जरूर अपनाएगी, क्योंकि तुम्हारा रंग काला है, मन नहीं। और असली सुंदरता बाहर से नहीं बल्कि अंदर से झलकती है। फिर जतिन प्रेरणा के साथ शादी कर लेता है और वो उसे अपने घर लेकर जाता है। और तभी उन दोनों के गले में वरमाला देखकर आद्या और मालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।